हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कम्प्लीटली न्यू इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आज तक हमने कभी भी बात नहीं किया था। और ना सिर्फ ये इंडस्ट्री में ग्रोथ है बल्कि ये इंडस्ट्री हमारे कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इस बात से तो आप आइडिया लगा चुके होंगे कि आज मैं डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। और डिफेंस इंडस्ट्री में भी ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और आज हम स्पेसिफिकली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 15% से भी ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा 2030 तक। यानी कि पूरे डिकेडल ट्रेंड है, यानी कि पूरे 10 साल का ट्रेंड है। और जो भी हमारा प्लेटफॉर्म बनता है जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, उसमें से 25 से 30% ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट होता है। बट जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट है उसमें से 60% आज तक हम फॉरेन से इम्पोर्ट करते आ रहे थे, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा था और हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा था। यानी कि हमारे टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करेंगे लेकिन हमें चाहिए अपने शेड्यूल के हिसाब से। और एक भी चीज़ है, फॉरेन से इम्पोर्ट करने की वजह से हमें चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपने LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, उसको लॉन्च किया है। और उसका जो प्राइस है वो है 377 करोड़। जबकि अगर उस लेवल के हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका से आते हैं अपाची, उसको अगर कंपेयर करें, उसका जो प्राइस है, एक हेलीकॉप्टर का जो प्राइस आता है वो है 1100 करोड़। और यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाता। जो हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसमें से लगभग 50% से ज़्यादा पार्ट आज भी फॉरेन का है। यानी कि अगर हम सारे पार्ट्स इंडिजिनस बना देते हैं देन हमारा जो प्रचंड हेलीकॉप्टर का जो प्राइस है वो 300 करोड़ से भी कम हो सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि एक तरफ हो गया 1100 करोड़, एक तरफ हो गया लगभग 300 से 400 करोड़, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और इससे क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अटैक हेलीकॉप्टर है, दोनों का क्वालिटी बहुत ज़्यादा सेम है। हाँ, एक बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड टेस्टेड हेलीकॉप्टर है और एक नया है, बट इसके अलावा और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और इसी चीज़ की वजह से हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और साथ ही साथ जो डिफेंस आइटम में इंडिजिनस कंटेंट है उसको भी बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है और चाहते कि वो प्रोडक्ट इंडिजिनसली बनाया जाए। जिसके वजह से गवर्नमेंट ने पिछले साल 2 लिस्ट निकाला था, इसमें से लगभग 500 आइटम था जिसको कि इंडिजिनसली बनाने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और ये फिगर में भी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि FY17 FY18 के टाइम हम लोग 55 से 60% ही इंडिजिनस कंटेंट यूज करते थे, बट आज ये नंबर बढ़ के 68% हो चुका है। और आगे आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने का एस्टिमेट किया जाए। और इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हमारे PSUs थे, जैसे कि DRDO हो गया या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर हाल हो गया, ये जो कंपनीज थे ये क्या करते थे कि ये सारा चीज़ खुद ही करने का ट्राई करते थे। ये ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि डिफेंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। बट अभी ये क्या करें कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो सब कंपोनेंट्स होते हैं, जो असेंबली पार्ट्स होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते रहे और ये उसी चीज़ पे काम करे जिस पे इनको महारत हासिल है, जिसकी वजह से ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पा रहे और कंट्री का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और जब ये छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स और असेंबली पार्ट एक्सपोर्ट करते थे तो बाकी सारे कंपनी जो छोटे छोटे कंपनीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे ही हमारा कंपनी फिट बैठता है, जो कि डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या करती है अगर हम लोग देखें, इन्हें वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और ये कंपनी इंडिया के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जो बड़े बड़े नामी प्रोजेक्ट्स है, उनके साथ काम कर चुके हैं। जैसे कि LCA तेजस हो गया, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि तांडव हो गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्पेस प्रोजेक्ट में इसरो के साथ और ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के साथ भी मिलकर काम कर चुके हैं, जो कि दिखाता है कि गवर्नमेंट का इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कितना है। क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कि बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट हो गया, गवर्नमेंट उसमें कोई भी कंपनी को, एरा गैरा कंपनी को आने नहीं देता। आप एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद ही इस फील्ड में आ सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जांच परख करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट देती है। और अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया देन आपको बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता है। इसके वजह से एक एंट्री बैरियर दिखा जाता है, क्योंकि इस फील्ड में एंट्री करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और एक बार अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया देन आपको रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहता है। तो अभी ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है अगर हम इसके बारे में बात करें, देन एवियोनिक्स बनाते हैं जो कि फ्लाइट और हेलीकॉप्टर में लगता है, जो कि LCA तेजस में लग रहा है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट में लग रहा है, और उसके साथ साथ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तांडव में भी लग रहा है। और उसके साथ साथ ये अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट ATE जो कि बहुत ज़्यादा नेवी में यूज होता है, और नानो सेटेलाइट्स भी बनाते हैं। साथ ही ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर फायर कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल ऑटोमेटेड लॉन्च, एयरबोर्न लॉन्च, ये सारी चीज़ बनाते हैं। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और रेडार भी बनाते हैं। और रेडार में ये बहुत सारे रेडार्स बनाते हैं, जैसे कि सर्विलेंस रेडार हो गया, वेदर रेडार हो गया, और कोस्टल सर्विलेंस रेडार हो गया। और उसके साथ साथ ही लास्ट में CUTS भी बनाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कमर्शियल ऑफ द सेल्फ। यानी कि एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है जिसको कि आप बार बार यूज करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बना सकते हैं।
और इनका जो सारा प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया उसको भी अगर हम रेवेन्यू वाइज डिवाइड करें, देन 68% जो रेवेन्यू आता है वो प्रोडक्शन में से आता है, 25% डेवलपमेंट में से और 7% सर्विस दे के आता है। और अभी जो इनका ऑर्डर बुक है वो लगभग 664 करोड़ के आसपास है। और इसके अलावा इनको और एक लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है और एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलना बाकी है, जो कि सारा चीज़ अगर आप लोग मिला दें यानी नंबर हो जाता है 1000 करोड़ का। यानी कि अभी इनके पास लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 या 3 साल में इनको 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, जो कि मोस्टली LCA-MK1A से मिलेगा और LUH जो तांडव से मिलेगा और उसके साथ साथ इसरो से भी मिलेगा और सुखोई 30 और ब्रह्मोस से मिलेगा। और इस सब के अलावा ये प्लान करे कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करे। इसरो का नानो सैटेलाइट भी ये बिल्डअप करे, जिसकी वजह से रेवेन्यू में अच्छा जंप देखने को मिल सकता है अगर ये सारी चीज़ों को अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है और ये डिफेंस इंडस्ट्री कितना बड़ा है। बट अभी इनके कुछ ड्रॉबैक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वजह से ही आप अपने रिस्क एनालिसिस कर पाएंगे। बट इससे पहले कि हम आगे जाए, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डेली न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं और जो हम स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, उसके बिजनेस फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं, देन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। जो जब भी मेरे पास कोई अपडेट आ जाएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी लड़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं इस कंपनी में रिस्क क्या क्या है। तो जो पहला रिस्क हो गया, इस कंपनी का कस्टमर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि बहुत कम कस्टमर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। जैसे कि DRDO, ब्रह्मोस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसरो से इनको लगभग 60% से ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है। यानी कि इतना बड़ा चंक इन 4 कंपनी से कंट्रोल करे। तो अगर किसी वजह से ये सारे इंडस्ट्रीज इनको कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर देती है, देन इनका रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। और दूसरा चीज़ हो गया रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं जिसमें कि चिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के टाइम से चिप्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है और ऐसे भी जब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इतना ज़्यादा हाइप चल रहे हैं तो चिप्स का शॉर्टेज ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसकी वजह से अगर चिप्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज को भी आ जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में ही काम कर रहे हैं। और तीसरा और फाइनल चीज़ हो गया, अगर इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से फुलफिल नहीं कर पाए या फिर इनको बहुत टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं है, तो ये कंपनी को बहुत बड़ा हिट हो सकता है। क्योंकि अपने कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, कंपनी में ग्रोथ लाने के लिए इन्हें बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे डिलीवर करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट आपको और एक कॉन्ट्रैक्ट दे। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते, देन गवर्नमेंट भी इन्हें धीरे धीरे ऑर्डर देना बंद कर देगी। तो ये तो हो गया इस कंपनी में क्या क्या रिस्क है। अभी इसका अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें, यानी कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इनका अगर क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे देन इनका Q4 का रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा दिखाई देगा। और उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी अपना बचा कुचा पैसा होता है बजट आने से पहले वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर देके ख़त्म कर देती है। इसके वजह से जो Q4 का रेवेन्यू है ना वो सबसे ज़्यादा दिखेगा। तो अगर आप सिर्फ Q4 के रेवेन्यू में जंप देख के आप इन्वेस्ट करें देन मत कीजिए, क्योंकि Q4 का रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा दिखेगा। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरा डिकेडल ट्रेंड है, यानी कि 10 साल का ट्रेंड है। अगर आप ऐसे सोचेंगे आज इन्वेस्ट करूंगा 1 साल बाद पैसा निकाल दूंगा, तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। शायद डंप भी देखने को मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट अपने बजट में कुछ कटौती कर देती है देन इसमें डंप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरे डिकेड में, पूरे 10 साल में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है अभी के सिनेरियो के हिसाब से। तो ये था इस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस। तो अभी चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे मैं कंपनी को 90 सेकंड के अंदर एनालिसिस करूंगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ये जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर में काम करती है और डिफेंस में भी अगर हम बात करें देन स्पेशली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, जो कि बोला जा रहा है कि 15% से भी ज़्यादा इसे ग्रो करेगा 2030 तक, यानी कि पूरे 10 साल तक ग्रो करने वाला ट्रेंड है। और उसके साथ साथ अब जो हमारे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें से 60% कंपोनेंट फॉरेन से मंगाए जाते हैं और गवर्नमेंट ये ट्राई करे कि इस कंपोनेंट को इंडिजिनियस कंपोनेंट के साथ रिप्लेस करते हैं, जिसके वजह से इनको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी जो पूरे प्लेटफॉर्म का कॉस्ट का 25 से 30% जो कॉस्ट है वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है और उसमें से भी जो 60% कॉस्ट है वो फॉरेन को जाता है। बट अभी अगर एक गवर्नमेंट इसको रिप्लेस कर देती है देन ऑटोमेटिकली एक बहुत ही बड़ा स्पेस खाली हो जाएगा, जिसको कि ये कंपनीज फिलअप कर सकती है। और ये कंपनी इंडिया के कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि LCA तेजस हो गया, LUH हो गया, इसरो हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ काम कर चुकी है। और अभी इनके पास लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 या 3 साल में ये ऑर्डर बुक बढ़ के 2000 करोड़ का भी हो सकता है।
बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में डिले कर देते, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते या फिर इनको बीड मिलना बंद हो जाता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो जाता है, देन ये कंपनी को बहुत ही बड़ा हिट लग सकता है। तो ये था इस कंपनी के बारे में हमारा पूरा एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को हमारा पहला डिफेंस स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे डिफेंस सेक्टर के बारे में और बातें करें और अभी अभी नए नए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं मार्केट डाउन होने की वजह से, उसके बारे में बात करें, देन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।